गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्णमाला का भाग 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं भाग 1 पहले ही डाल चुकी हूँ, जिसमें स्वरों से संबंधित संपूर्ण जानकारी थी। तो आप भाग 2 देखने से पहले भाग 1 को अवश्य देखें। तो हम इसमें बात करते हैं व्यंजन की। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले व्यंजन की डेफिनेशन, व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वर की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि स्वरों का उच्चारण जो है वो स्वतंत्र रूप से होता है, पर व्यंजन जो है ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, इनके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं स्वर के भेद, इनके उच्चारण स्थान की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी संख्या। तो इनकी संख्या जो है वो 33 है। इसकी संख्या के बारे में काफ़ी लोगों में थोड़ा सा भ्रम रहता है, कुछ 52 बोलते हैं, कुछ 33 हैं। तो मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगी कि 33 कैसे हैं और ये सारे मिलकर 52 कैसे हुए। तो लास्ट में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी। अब सबसे पहले बात आती है हमारे जो व्यंजन है उनकी। तो इनमें सबसे पहले जब हम बात करते हैं भेद की, तो स्पर्श व्यंजन आते हैं। स्पर्श नाम से ही सुन के पता चल रहा है कि स्पर्श यानी कि छूना, स्पर्श व्यंजन। तो इन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है कि हमारी जो जिह्वा है वो मुख के किसी न किसी अवयव या भाग को स्पर्श करती है, इसलिए हम इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 25। कितनी है बच्चों? 25। तो ये जो है हमारी जो 5 वर्गमालाएं हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं? ये कै से लेके और पै तक हमारी कितनी वर्गमालाएं हैं? 5। और प्रत्येक वर्गमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 5। तो कुल मिलाकर ये कितने हुए? 25। अब जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए याद करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हैं या जो पढ़ाई काफ़ी दिन से छोड़ चुके हैं, उनको ये सीक्वेंस याद करने में थोड़ी सी समस्या आती है। वो भूल जाते हैं कि कै वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आता है। तो उनके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं बताती हूँ। आप इनको याद करने के लिए एक वर्ड याद कीजिए, कचट तप। कचट तप, कचट तप। आप इसको 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए, ये अपने आप याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इनके उच्चारण स्थान की। तो काफ़ी बच्चे जो हैं उनके लिए सबसे मुश्किल काम रहता है कि मैम उच्चारण स्थान हमें याद नहीं होता। लेकिन बेटा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अगर आप मनोयोग से सुनोगे ध्यानपूर्वक, तो रट्टे मारने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपको अपने आप ही सारे उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। तो हम शुरुआत से बात करते हैं कै वर्ग की। सबसे पहले कौन सा वर्ग है? कै वर्ग। तो कै वर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो कल उच्चारण स्थान जो हमारे 5 हैं मुख्य, मैं उनके बारे में आपको बता चुकी हूँ। तो आप उनको देख लीजिए। तो सबसे पहले हम कै वर्ग की बात कर रहे हैं। जब कै वर्ग का हम उच्चारण करते हैं तो हवा जो है वो हमारे कंठ, यहाँ जो हमारा कंठ होता है वहाँ पर आकर रुक जाती है। तो इसमें याद रट्टे मारने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप खुद से इसका उच्चारण करके देखो, क ख, तो आप खुद महसूस करोगे कि कंठ में हमारी जो आवाज़ है वो थोड़ी अवरुद्ध होती है। तो इसलिए कै वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ या कंठ है, कंठ। इसके बाद आता है हमारा चै वर्ग। तो जब हम चै वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हवा जो है वो कंठ से थोड़ा ऊपर यहाँ आकर अवरुद्ध होती है, रुकती है। तो इसलिए चै जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। क्या है? तालव्य। इसके बाद हमारा आता है टै वर्ग। लेकिन बच्चों आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखो आप एक दो वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, जैसे हम करते हैं च छ, तो हमारी जो मुख की वायु है वो आगे आकर रुक जाती है। कहाँ? तालु पर। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। उसके बाद में हमारा आता है टै वर्ग। तो टै वर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो प्राण वायु है वो तालु से थोड़ा आकर और दांतों के जो पीछे का खुरदरा भाग है वहाँ पर आकर रुक जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य। क्या कहते हैं? मूर्धन्य। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य। उसके बाद तै वर्ग। जब हम तै वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा है वो दांतों को स्पर्श करती है और प्राण वायु जो है वो अवरुद्ध होती है। तो तै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हुआ? दंत।
उसके बाद आता है हमारा पे वर्ग। जब हम पे वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों होंठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और मुख की जो प्राणवायु है वो अवरुद्ध होती है। तो इसका हमारा उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? औष्ठ है। क्या है? औष्ठ है। तो ये थी हमारी जो पांचों वर्गमालाएं हैं उनकी सीक्वेंस और उनका उच्चारण स्थान। एक बार हम क वर्ग का जो लास्ट हमारा वर्ण है इसकी बात करते हैं। ज़्यादातर इसके उच्चारण में जो है वो थोड़ी सी समस्या आती है। कुछ बच्चे इसका उच्चारण जो है अड़ करते हैं, कुछ करते हैं ंग। तो इसका बेटा पहले जो है उच्चारण जब हम करते थे तो इसको बोलते थे क ख ग घ ड़। फिर बाद में इसका हुआ ंग। देखो मैं एक बार आपको लिख के बताती हूँ। वैसे ये कोई शब्द नहीं है, ये सिर्फ महज आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो इस प्रकार का उच्चारण हम इसका करते हैं। तो लेकिन अब बाद में फिर कहा गया कि अड़ जो है वो भी सही है। तो इसके दोनों ही रूप जो है मान्य है, लेकिन हम अधिकतर जो है इसी का प्रयोग करते हैं और उच्चारण की दृष्टि से सही भी यही लगता है। अब हम आगे चलते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन की तरफ। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन नाम से ही पता चल रहा है, अंतस्थ यानी कि बीच में स्थिर होना। तो ये जो हमारे व्यंजन हैं ये स्वर उच्चारण की दृष्टि से स्वर और व्यंजन के बीच में स्थिर हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनमें हमारे जो पहले और आखिरी यानी कि य और व, ये जो दोनों व्यंजन हैं इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। क्यों? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है, या हम कहें कि कुछ इनका उच्चारण जो है स्वर की तरह भी होता है, इसलिए हम इनको कहते हैं अर्ध स्वर। उसके बाद आता है हमारा ल। तो जब हम ल का उच्चारण करते हैं ल, तो हमारी जीभ जो है वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है और हवा जो है वो दोनों तरफ से निकलती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं पार्श्व या पार्श्विक। देखो हम लता मंगेशकर की बात करते हैं तो कहते हैं कि वो पार्श्विक गायिका हैं, यानी कि पर्दे के पीछे से गाती हैं। तो ऐसे ही ल का उच्चारण जो है वो पीछे से होता है, साइड में से निकलता है। इसके बाद है र। क्या? र। तो र का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जो जीवा है वो बेलन की तरह अंदर की तरफ वो हो जाती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं लुंठित। इसको हम प्रकंपित भी कहते हैं, क्योंकि इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो इसका होता है र र। इसके बाद हमारे जो व्यंजन है वो आते हैं श, श, से और है। काफ़ी लोगों को उच्चारण में थोड़ी समस्या होती है तो उसका आप ध्यान दें, और इनकी सीक्वेंस उसका भी आप ध्यान दें। काफ़ी तो जो ये स है जिसको आप सड़क वाला स बोलते हैं, इसको आगे कर देते हैं। तो इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ऊष्मा अत्यधिक मात्रा में बाहर निकलती है। तो इसलिए हम इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट है हमारे संयुक्त व्यंजन। नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त। इसके बाद आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। क्ष, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चारों वर्ण दो दो व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये जो हमारा क्ष है ये इसमें कै जो है वो हलंत होता है और श जो है वो पूरा होता है। ऐसे ही त्र में हमारा जो तय है वो हलंत होता है और र जो है वो पूरा होता है। ऐसे ही ज्ञ जो है इसमें हमारा ज पूरा होता है और य जो है वो पूरा होता है और जो ज है वो हलंत होता है। नेक्स्ट है श्र। तो इसमें हमारा श जो है वो
हलंत होता है और रै इसमें पूरा होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इनके उच्चारण स्थान की। तो जब हम य का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि प्राणवायु जो है वो तालु में आकर अवरुद्ध होती है या वहाँ रुकावट होती है। तो इसलिए य का उच्चारण स्थान क्या है? य का उच्चारण स्थान है तालु। उसके बाद में है रे, रे और ले। रे और ले का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीवा है वो दांतों की जड़ों को छूती है। तो इसलिए रे और ले इनका उच्चारण स्थान हम कहेंगे दंत मूल। इसके बाद में है हमारा वे। जब हम वे का उच्चारण करते हैं तो हमारे ऊपर के दांत हमारे नीचे वाले होठों को आकर छूते हैं। तो इसलिए दांत और होठ दोनों का ही इसमें सहयोग रहता है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं दंतोष्ठ। उसके बाद में है हमारे उस व्यंजन है। तो उस व्यंजन में जैसे कि कल मैंने आपको 5 मुख्य भेद बताए थे, उसमें सबसे नीचे तो हमारा था कंठ, उसके बाद में था हमारा तालु, फिर मूर्धा, यहाँ मूर्धा था, उसके बाद में दंत और फिर औष्ठ। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहला और ये इन दोनों को हम छोड़ देते हैं और बीच के जो ये 3 हैं और ये 3 ही हमारे श होते हैं, इनको हम सिक्वेंसली लेते हैं। तो इसे जिसे हम 21 वाला श भी कहते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान जो है वो है तालु। फिर जो पै वाला श जिसको हम बोलते हैं श, इसका उच्चारण स्थान है हमारा मूर्धा। उसके बाद में ये श है, इसका हमारा है दंत और लास्ट है हमारा है। इसकी आवाज़ हमारे कंठ से निकलती है, तो इसका उच्चारण स्थान हुआ कंठ। अब हम बात करते हैं कि हमारे जितने भी ये वर्ण हैं ये 52 कैसे हुए। तो देखो सबसे पहले हमने स्वर पढ़े थे, स्वरों की संख्या थी हमारी 11। उसके बाद हमारे व्यंजन थे जिनकी संख्या थी 33। उसके बाद में हमारे थे संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या है 4। उसके बाद में है हमारे हैं अयोगवा, उनकी संख्या है 2। अब बचे 2 और जो हैं उनको हम कहते हैं गौण व्यंजन या प्रताड़ित व्यंजन भी उनको हम कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं ड और ढ। इनका प्रयोग जो है कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं होता, इनको हम कहते हैं गौण व्यंजन। तो ये सारे जब हम इनका योग करेंगे तो होगा 52। तो हमारी व्यंजन की ये वीडियो समाप्त हुई। इसके बाद हम वर्णमाला का एक और पार्ट डालेंगे क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बड़ा भी है, तो एक पार्ट और इसका डालेंगे। धन्यवाद। अगर आप वीडियो जो है हमारी और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।